एबी कंपटीशन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं, जैसे कि पीछे के चैप्टर में हमने अपने यूट्यूब पर भी और एबी कंपटीशन क्लासेस के ऐप पर भी पूरे सेफ्टी चैप्टर के निम्मी से महत्वपूर्ण पॉइंट को कवर कर चुके हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह मूलभूत फिटिंग, यानी कि हम किसकी बात करेंगे? बेसिक फिटिंग्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बेसिक फिटिंग्स में सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आपका रेखीय मापन, यानी कि लीनियर मेजरमेंट। यानी कि लीनियर मेजरमेंट में जैसे हमारा स्केल के बारे में हम पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के उनके जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में हम बारीकी से निम्मी के अकॉर्डिंग ही अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एसआई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई यानी कि जो बेस यूनिट होती है वह क्या होती है? मीटर होती है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिए कि एसआई के अनुसार जो कि लंबाई की मूल इकाई यानी कि जो बेस यूनिट होती है वह क्या होती है? मीटर होती है। अब आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे मीटर लिखा हुआ है कि मीटर इक्वल टू 1000 mm हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1000 mm होता है, और 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 mm होता है और 1 मिलीमीटर में हमारा 1000 माइक्रोन होता है। यह बातें तो कई कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई हैं, यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी आपको तीनों पॉइंटों को ध्यान से पढ़ना होगा, यानी कि मीटर यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 mm, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, 1 मिलीमीटर बराबर 1000 माइक्रोन होगा। अब आगे देखते हैं, इंजीनियरिंग कार्यों में मापन यानी कि मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस, यानी कि सामान्य कार्यों में लंबाई की अधिमानित इकाई mm होती है। यानी कि आपको याद रखना है, अगर इंजीनियरिंग से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर डायमेंशन नहीं लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य वह mm में ही होगा। किसमें होगा? वह mm में ही होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब आगे आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से ये आपको दिखाया गया है कि 1 mm की दूरी लगभग कितनी होती है। लंबाई मापन में ब्रिटिश प्रणाली, यानी कि लंबाई के मापन में ब्रिटिश प्रणाली का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन यह प्रणाली पहले ज़्यादा उपयोग होती थी, अब कम होती थी। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह यूपीआर रिजनल में पूछा हुआ है। लंबाई मापन की अन्य प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली है। इस प्रणाली की मूल इकाई इंपीरियल स्टैंडर्ड गज यानी कि यार्ड होती है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन था यूपीआर रिजनल में, प्रीवियस ईयर यूपीआर रिजनल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में पूछा गया था, क्वेश्चन था कि लंबाई मापन में ब्रिटिश प्रणाली की मूल इकाई क्या होती है? तो इंपीरियल स्टैंडर्ड गज होती है, या फिर इसे हम यार्ड भी बोल सकते हैं। तो इसके ऑप्शन में लिखा हुआ था इंपीरियल स्टैंडर्ड गज। यह बात भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए लंबाई मापन को दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पर डायरेक्ट आपको देख सकते हैं लिखा हुआ है 3860। 3860 यहाँ रहा। हाइट में क्या लिखा हुआ है? ऊंचाई में 1760, यानी कि इसका तात्पर्य हुआ इस गाड़ी की लंबाई 3860 mm है और ऊंचाई कितनी है? 1760 mm है। इस बात को भी याद रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा गया है इंजीनियरिंग भाषा में mm को वो माना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी स्टील रूल स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। यह भी पॉइंट आउट करने वाली चीज़ है। पूछा जाता है कि हमारी जो स्टील रूल होती है, यानी कि जो इस्पाती पैमाना जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वह किसका बना होता है? वह स्प्रिंग स्टील। वो किसका बना होगा? स्प्रिंग स्टील या फिर यस यानी कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टील रूल जो होगा स्टेनलेस स्टील या फिर स्प्रिंग स्टील का बना रहेगा। यह रूल लंबाई के साइज में
150, 300, 500 और 1000 mm तक मिलते हैं। यानी कि यह रूल जो होती है लंबाई में किस किस साइज में मिलते हैं, 150 mm, 300 mm, 500 mm, 1000 mm के साइज में भी होती हैं। स्टील रूल के द्वारा 0.5 या फिर 1/64 इंच की सूक्ष्मता से हम रीडिंग ले सकते हैं। यानी कि स्टील रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वह क्या होता है, 0.5 या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं 1/2 mm में होगा। यह दोनों चीज़ें किस में होंगी, mm में होंगी। और इंच में अगर पूछा जाएगा तो 1/64 इंच। यानी कि याद रखिएगा लिस्ट काउंट कितना होता है स्टील रूल का, 0.5 mm या फिर 1/64 इंच। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो स्टील रूल है उसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.5 mm या फिर 1/64 इंच हो जाएगा। अल्पतमांक क्या होता है, उस यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप। यानी कोई भी लिस्ट काउंट हुआ, कोई भी अल्पतमांक हुआ, उसका लिस्ट काउंट का परिभाषा का तात्पर्य यह हो जाएगा कि उस यंत्र द्वारा जो मापी जा सकने वाली न्यूनतम माप होती है उसी को हम लिस्ट काउंट कहते हैं। अब आगे आइए, इसी क्रम में हम आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। यहाँ पर देखिए फिगर 4 में दिखाया गया है किस प्रकार से लंबाई का मापन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए अब अन्य प्रकार के स्टील रूल। अन्य प्रकार के स्टील रूल में जैसे आपका नैरो स्टील रूल हो गया, शॉर्ट स्टील रूल हो गया, पूरी लचकदार स्टील रूल जिसका एक सिरा क्या होता है, टेपर होता है। अब आइए हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट, नैरो स्टील रूल। कौन सा पॉइंट, नैरो स्टील रूल। इस प्रकार के रूल का प्रयोग कीवेज की गहराई नापने के लिए, यानी जो कुंजी मार्ग होते हैं उनकी गहराई नापने के लिए, छोटे व्यास की गहराई, ब्लाइंड होल्स तथा अन्य जहां पर साधारण रूल पहुंच नहीं सकती है वहां पर हम नैरो स्टील रूल का उपयोग करते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग 5 mm तथा मोटाई लगभग 2 mm होती है। क्या होती है, इसकी चौड़ाई लगभग 5 mm तथा मोटाई लगभग कितनी होती है, 2 mm होती है। यानी कि इस बात को याद रखिएगा, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, कीवेज की गहराई नापने के लिए, छोटे व्यास की गहराई मापने के लिए, ब्लाइंड होल्स। ब्लाइंड होल्स का तात्पर्य होता है जिस होल का एक सिरा खुला हो और दूसरा सिरा बंद हो उसे हम ब्लाइंड होल या फिर अंधा छिद्र कहते हैं। यानी कि इतनी बातें आपको याद रखनी है। नैरो स्टील रूल से क्या कर रहे हैं, कीवेज की गहराई माप रहे हैं, छोटे व्यास की गहराई माप रहे हैं, ब्लाइंड होल तथा अन्य साधारण रूल जहां पहुंच नहीं सकती है वहां किसका उपयोग कर रहे हैं, नैरो स्टील रूल का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग कितनी है, 5 mm है तथा मोटाई कितनी है, 2 mm के बीच में होगी। यह हमारा फिगर है। यह नॉर्मल स्टील रूल की अपेक्षा क्या होता है, इसकी चौड़ाई कम होती है कि आराम से कहाँ पतली स्थानों पर चली जाए। अब अगला है हमारा शॉर्ट स्टील रूल। कौन सा है, शॉर्ट स्टील रूल। यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है। इसका प्रयोग सीमित व हार्ड माप लेने के लिए जहां पर स्टील का प्रयोग नहीं करते हैं वहां पर इसका प्रयोग कर लेते हैं। यह ग्रू, छोटे शोल्डर, कीवे को मापने में काम करता है तथा शेपर, मिलिंग, टूल, डाई मशीनिंग संक्रियाओं में करते हैं। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है शॉर्ट स्टील रूल की, यह 5 छोटी रूलों का सेट होल्डर के साथ होता है। इसका प्रयोग जो होता है सीमित व हार्ड माप लेने के लिए जहां पर स्टील का प्रयोग नहीं करना होता है वहां पे करते हैं। यह ग्रू, छोटे शोल्डर, कीवे को मापने में करते हैं तथा शेपर, मिलिंग तथा टूल तथा डाई मशीनिंग की संक्रियाओं में इनका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं
60 स्टील रूल। यहाँ पर देखिए आपको एक फिगर दिखाया गया है 60 स्टील रूल का इमेज, यानी कि यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी कि यह आगे से निकाल कर इसको अन्य को भी लगाया जा सकता है, इसीलिए लिखा गया था यह 5 में की लंबाइयों में मिलते हैं। अब देखिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यह देखिए रूल आसानी से होल्डर से स्लॉटेड के सिरों में चली जाती है तथा हैंडल के अंत में खांचादार नट को घुमाने से यह क्लैंप हो जाता है। 5 रूलों की जो लंबाई है 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच तथा 1 इंच होती है। प्रत्येक रूल के सिरे पर 32 ग्रेजुएशन तथा दूसरे सिरे पर 64 ग्रेजुएशंस बने होते हैं। यह बात भी आप याद रख सकते हैं, यह भी बातें पूछी जा सकती हैं। अब हमारा तीसरा वाला है स्टील रूल, जो कि एक सिरा टेपर होता है। देखिए यह एक स्टील रूल है जिसका एक सिरा क्या है, टेपर में बना हुआ है। आइए इसके उपयोग को देखते हैं। इस रूल का प्रयोग सभी प्रकार के कार्यों में करते हैं। इसका टेपर सिरा छोटे होल का आंतरिक साइज, नैरो स्लॉट्स, ग्रूव, खाली जगह को मापते हैं। इस रूल में 2 इंच की ग्रेजुएशन में 1/2 इंच चौड़ी तथा अंतिम सिरों पर 1/8 इंच चौड़ाई में क्या होता है, टेपर होता है। स्टील रूल की शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसका सिरा तथा सरफेस को खराब होने से हमें बचाना चाहिए। यह देखिए यह सिरे वाले के बारे में दिया हुआ है कि कितना कितना भाग उसका टेपर होता है और कहाँ से होता है। अगर आप याद रख सकते हैं तो डायमेंशन भी याद रख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है कि कभी भी स्टील रूल को अन्य कटिंग टूल के साथ न रखें। यदि काम नहीं है तो थोड़ा सा तेल लगाकर उसके ऊपर रख देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखनी है कि स्टील रूल पर जो हम फिनिशिंग करते हैं उसकी चमकदार सतह को ज़्यादा चमके मत रीडिंग लेते समय, तो उस फिनिशिंग को हम क्रोम फिनिशिंग करते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टील रूल पर चमक को कम करने के लिए कौन सी फिनिशिंग की जाती है, तो उस फिनिशिंग का नाम हमारा क्रोम फिनिशिंग होता है। कौन सी फिनिशिंग होती है, क्रोम फिनिशिंग होती है। एक हमारा होता है श्रिंक रूल। कौन सा होता है, एक अन्य रूल भी होते हैं, जैसे हो गया हमारा श्रिंक रूल होता है। जो गर्म वस्तुएं होती हैं उनको मापन में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, श्रिंक रूल का इस्तेमाल करते हैं। आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए गर्म वस्तुओं के मापन में किस रूल का उपयोग करेंगे, तो श्रिंक रूल का हम उपयोग करेंगे। अब अगला है हमारा कोणीय मापन, एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि ऑब्जेक्ट के कोणों को कोणीय मापन रूप से डिग्री, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तथा 1 मिनट को 60 सेकंड में विभाजित किया जाता है। यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं तथा 1 मिनट में सभी लोगों को मालूम ही होगा कि 60 सेकंड होते हैं। मेजरमेंट ऑफ फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट, यानी मौलिक व्युत्पन्न माप की इकाइयाँ। अब आइए थोड़ा सा मेजरमेंट ऑफ लेंथ मीट्रिक में देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। यह कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। 1 माइक्रोन बराबर 0.001 mm होता है और 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1000 माइक्रोन हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 डेकामीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में 10 मीटर होगा। यानी कि यह बात भी आप याद रखिएगा। यह मीट्रिक का चार्ट है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर एक ब्रिटिश का चार्ट बना हुआ है। 1000 ऑफ 1 इंच, 0.001 इंच इसको बोलते हैं। यह 1 इंच का सिंबल है। यह 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है। 1 यार्ड जो होता है 3 फीट के बराबर होता है। 1 फरलांग 220 यार्ड्स के बराबर होता है। 1 माइल 8 फीट के बराबर होता है।
यह भी चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं या फिर इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, अगला है हमारा पार्ट जो है, हमने स्टील रूल को देखा, स्टील रूल के अन्य पार्ट्स के बारे में देखा। अब है हमारा स्क्राइबर, यानी कि जिसे हिंदी में हम खरोचनी कहते हैं। क्या होता है खरोचनी? यहाँ पर आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। विन्यासकारी खरोचनी एक प्रकार का मार्किंग टूल है। सबसे पहले आप यह जान लीजिए खरोचनी का उपयोग कहाँ होगा? मार्किंग की संक्रिया में किया जाएगा। स्क्राइबर हम पढ़ते हैं। विन्यास कार्यों में मशीनिंग किए जाने वाले अथवा रेते जाने वाले जाब कार्य की बीमाओं को प्रदर्शित करने के लिए जो रेखाएं खींची जाती हैं, इस कार्य के लिए एक खरोंची औजार है। यह उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, जिसे कठोरीकृत किया जाता है। स्पष्ट एवं बारीक रेखाएं खींचने हेतु इसके एक सिरे को घिसकर एक बारीक बिंदु को नोकदार बना लिया जाता है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। सबसे पहले आप जानिए कि हमारा जो खरोचनी होती है, यानी कि स्क्राइबर होता है, यह मार्किंग टूल है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह हमारा हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और इसके पॉइंट को हम क्या कर देते हैं? हार्डनिंग कर देते हैं, यानी कि नोकदार बना देते हैं। अब आइए देखते हैं, यह हो गया हमारा, यह इसका स्ट्रेट स्क्राइबर है, यह इसका बेंट स्क्राइबर है। यहाँ पे एक ग्रिप बना हुआ है, यानी कि पकड़ने के लिए बना हुआ है। यही हमारा बेंट स्क्राइबर का एक इमेज है। इसे हम बेंट स्क्राइबर भी बोल सकते हैं। अब आइए इसके बारे में और देखते हैं क्या कौन सी महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। खरोचनी विभिन्न प्रकार के, विभिन्न आकार के एवं माप में उपलब्ध है। इनमें से अधिकतर प्रयोग होने वाला जो होता है प्लेन स्क्राइबर होता है। यह देखिए, इसे हम प्लेन स्क्राइबर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्लेन स्क्राइबर, जो सबसे अधिक उपयोग होता है। अब आइए देखते हैं दूसरा वाला क्या लिख रहा है। रेखाएं खींचते समय इसे पेंसिल की तरह प्रयोग करना चाहिए ताकि रिजुदर्शी के समीप रेखा बने। खरोचनी की नोक तेज होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए और अपनी जेब में कभी नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए स्क्राइबर का उपयोग करके दिखाया गया है कि किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। दुर्घटना से बचने के लिए इसकी नोक पर हमें क्या लगा देना चाहिए? कार्क का टुकड़ा लगा देना चाहिए ताकि वह हमें चुभे नहीं, यानी कि कहीं धंस न जाए। इस प्रकार से यह था, क्या था हमारा स्क्राइबर था। इसके पॉइंट को 12 से 15 डिग्री पे ग्राइंड किया जाता है। यह भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है। अब अगला हमारा है डिवाइडर। क्या है डिवाइडर? डिवाइडर विभाजक का प्रयोग वृत्त तथा चाप खींचने के लिए, दूरियों को स्थानांतरित करने के पदक्रम के लिए किया जाता है। यानी कि हमारी जो डिवाइडर है, यानी कि विभाजक है, वह वृत्तों, चाप को खींचने के लिए और दूरियों को स्थानांतरित तथा स्टेपिंग के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, वृत्त चाप खींचने के लिए, दूरियों को स्थानांतरित तथा स्टेपिंग करने के लिए किया जाता है, यानी कि डिवाइडर का उपयोग। यह आपका जो फिगर दिखाई दे रहा है आपके सामने, यह डिवाइडर का एक फिगर है। विभाजक या तो फर्म ज्वाइंट वाले होते हैं या फिर स्प्रिंग जोड़ वाले होते हैं। यानी कैसे होते हैं? स्प्रिंग से खुलेगा या फिर फर्म ज्वाइंट वाला होता है। इस्पात रूल की सहायता से इसे माप सेट की जाती है। देखिए फिगर नंबर 2 में सेटिंग मेजरमेंट दिखाया गया है। फिर फिगर नंबर 3 में स्टेपिंग डिस्टेंस दिखाया गया है कि एक स्टेप यहाँ बन गया, फिर अगला बना रहे हैं। इस प्रकार से स्टेपिंग कर रहे हैं। तीनों फिगर को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। अब अगला हम देखते हैं, विभाजक का आकार 50 mm से लेकर 200 mm तक हो सकता है। यानी कि जो हमारे डिवाइडर होते हैं उनका आकार कहाँ से कहाँ तक तो हो सकता है? 50 mm से 200 mm तक हो सकता है। इसकी नोक और जोड़ चूल की पिन के केंद्र की दूरी से विभाजक का आकार बताया जाता है। यानी कि इसके नोक और जोड़ जो हैं चूल के पिन से, आइए देखते हैं कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। देखिए
यानी कि इसके पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है इसी से क्या बताया जा रहा है, इसका स्पेसिफिकेशन किया जा रहा है। यानी कि इसके नोक से इसका जोड़ जो है यानी कि चूल जो जहाँ पर बना हुआ है वहाँ तक से इसका स्पेसिफिकेशन करेंगे। यह जो फिगर आपको दिख रहा है यह स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर है। क्या है, यहाँ पर देखिए स्प्रिंग्स लगी हुई हैं खोलने के लिए, तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर हो जाएगा। सबसे ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, पेग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेग बोला जाता है। यह हमारा स्प्रिंग है, यह वाला पार्ट हमारा फलक्रम है। यहाँ पर बाल बनी हुई है, यहाँ पर नर्ड नट लगी हुई है, यहाँ पर वाशर है, नीचे वाला लेग है, यह हमारा पॉइंट है। यहाँ से यहाँ पर देखिए इसका साइज दिखाया गया है कि यहाँ से तक इसका स्पेसिफिकेशन करते हैं। ये डिवाइडर के महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो आपको याद ही रखने चाहिए। अब आइए देखते हैं, विभाजक की टांगों को सही स्थिति एवं ठीक से बैठाने के लिए 30 डिग्री वाले प्रिक पंच का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि पूछा जाता है कि प्रिक पंच 30 डिग्री का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो प्रिक पंच 30 डिग्री का उपयोग डिवाइडर के टांगों को सही स्थिति में बैठाने के लिए किया जाता है। यह बात याद रखिएगा। अगर प्रिक पंच 60 डिग्री या फिर डाट पंच पूछ लिया जाए तो उसका जो उपयोग होता है साक्षी निशान बनाने यानी कि विटनेस मार्किंग में किया जाता है। यह देखिए, यह क्वेश्चन जो पूछा गया है, यह जो फिगर को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, यह फिगर इसरो में पूछा गया फिगर है। किसमें, इसरो में पूछा गया फिगर है कि डिवाइडर का सही चिन्ह प्रतीक क्या है, तो पहला वाला बिल्कुल सही है, बाकी सभी गलत हैं। इस बात को भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि किस प्रकार से इसके फिगर को बनाया गया है। महीन रेखाएं खींचने के लिए नोक को सदैव शार्प रखना चाहिए। ग्राइंडिंग की अपेक्षा तैल पत्थर पर बार बार तेज करना अच्छा होता है। अब घर्षण द्वारा तेज करने से नोक मुलायम पड़ जाती है। यानी कि आप याद रखिएगा, महीन रेखाएं खींचने के लिए नोक को सदैव क्या रखना है, हमें शार्प रखना है, तेज रखना है, लेकिन ग्राइंडिंग द्वारा उसे तेज नहीं रखना है। जो हमारा आयल स्टेन होता है उस पर रगड़ कर हम इसे क्या कर लेंगे, शार्प कर लेंगे। अब आगे आइए हम देखते हैं कौन सी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। चिन्ह लगाते समय डेटम की आवश्यकता का वर्णन, यानी कि डेटम क्या होता है यह भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि डेटम क्या होता है, सबसे पहले यही हम जान लेते हैं। माना कि एक आदमी है कि ऊंचाई फर्श से मापनी है, जिस पर वह खड़ा है, तब फर्श क्या हो जाएगा, वह डेटम हो जाएगा। उसी को हम डेटम बोलना है या फिर संदर्भ बोलना है, जिसके संदर्भ में मापा गया है। यानी कि आदमी की ऊंचाई नापनी है तो आदमी फर्श पे खड़ा है तो फर्श हमारा क्या हो जाएगा, डेटम हो जाएगा। यानी कि इसका तात्पर्य हुआ, डेटम एक संदर्भ वाली सतह रेखा अथवा बिंदु है और इसका उद्देश्य एक समान अवस्था प्रदान करना है जिसके माप लिया जा सके। जब कार्य के अनुसार डेटम एक सिरा अथवा मध्य रेखा हो सकती है। एक बिंदु को स्थापित करने हेतु दो डेटम को संदर्भ करना चाहिए। चित्र में देखिए, सबसे पहला यह चित्र है, एज डेटम को दिखाया गया है। किसे दिखाया गया है, इसी प्रकार का सेम फिगर पूछ लिया जाएगा आपको, यानी कि एक किनारे से दूरी को बताया जा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, या इतनी दूरी है, या इतनी दूरी है। यानी कि इसे हम कौन सी विधि बोलते हैं, एज डेटम मेथड बोलते हैं। तो याद रखिएगा, यह जो फिगर है एज डेटम मेथड का फिगर है। अगला हमारा यह है सेंटर लाइन डेटम। क्या है, सेंटर लाइन, यानी कि हमने यह सेंटर लाइन मान लिया। अब इसी के संदर्भ में सभी दूरियां को बताया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है। तो यह हमारी कौन सी विधि हो गई, दूसरी वाली सेंटर लाइन डेटम हो गई। इस प्रकार से चिन्हन मेज, सरफेस प्लेट, कोणीय प्लेट, भी ब्लॉक, समानांतर ब्लॉक किसका कार्य करती हैं, एक डेटम की तरह कार्य करती हैं। अब यहाँ पर देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, एज डेटम एंड सेंटर लाइन, यहाँ पर दोनों विधियाँ दिखाई गई हैं एक साथ। देखिए ध्यानपूर्वक, एक साइड में एज डेटम को दिखाया गया है, एक साइड में सेंटर लाइन को दिखाया गया था। अब यहाँ पर देखिए
हमारा सरफेस प्लेट है, सरफेस प्लेट पर क्या रखा गया है, वर्नियर हाइट गेज रखा गया है। वर्नियर हाइट गेज यह हो गया, यहाँ पर देखिए वी ब्लॉक रखा गया है। वी ब्लॉक में सिलेंड्रिकल जाब को रखकर उसकी मार्किंग की जा रही है। तो हमारा डेटम क्या हो जाएगा, हमारा डेटम कहाँ से मिल रही है, डेटम हमारे सरफेस प्लेट से मिल रही है। अब यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार के चित्र नंबर 5 में भी यही बात दिखाई गई थी। अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा पॉइंट जो है क्या हो जाएगा, अगला हमारा पॉइंट कैलिपर हो जाएगा। यानी कि कैलिपर के बारे में अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिएगा, अगर केवल आपसे कैलिपर्स की बात की जाए, वो यह वर्नियर कैलिपर नहीं है, यह बात याद रखिएगा। यह केवल कैलिपर है, यानी कि यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, आउटसाइड हो गया, इनसाइड हो गया। अन्य कैलिपर भी होते हैं, जैसे हमारा जेनी कैलिपर हो गया। जेनी कैलिपर के अन्य नाम भी होते हैं, आर्ड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, पॉइंट कैलिपर। यह हमारे कैलिपर्स के बारे में हमें पढ़ना है। यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यही याद रखनी है, यह क्या है, हमारा अप्रत्यक्ष मापी औजार है, क्योंकि इससे माप लेने के बाद, यानी कि कहीं पे भी माप ले लिए तो इसको हमें स्टील रूल पे ले जाके चेक करना पड़ता है कि कितनी इसकी लंबाई है। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। इसका उपयोग स्टील रूल से कार्य को तथा इसके विपरीत माप को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि यह इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यह बात आप जरूर याद रखिएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष मापी औजार है। कैलिपर का वर्गीकरण उनके पॉइंट तथा लेग के अनुसार किया जाता है। यानी कि जो कैलिपर्स के वर्गीकरण होते हैं उनके ज्वाइंट तथा लेग के अनुसार किया जाता है। आइए देखते हैं। ज्वाइंट है तो हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर हो गया। अब इन चित्र को आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यह हमारे आउटसाइड कैलिपर है। पहला वाला जो आपको दिख रहा है फिगर में, यह जो है पहला वाला फिगर जो है आपका, यह है फर्म ज्वाइंट कैलिपर। कौन सा है, यह हमारा फर्म ज्वाइंट कैलिपर है। दूसरा हमारा स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर है। और यह दोनों हमारे आउटसाइड कैलिपर हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी टांगें अंदर की ओर मुड़ी होती हैं और बाहरी डायमेंशन से लिया जाता है, इनसे कौन सी बाहरी मापें ली जाती हैं, वो हमारा आउटसाइड कैलिपर होता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेने के लिए, देखिए लिखा हुआ है आउटसाइड कैलिपर बाहरी माप लेने के लिए तथा इनसाइड कैलिपर आंतरिक माप लेने के लिए होती हैं। यह देखिए फिगर नंबर 2 में यह हमारा इनसाइड कैलिपर दिखाया गया है और यह अंदरूनी माप लेगी। यह देखिए आउटसाइड कैलिपर है, यह हमारी बाहरी माप लेगी। स्प्रिंग ज्वाइंट कैलिपर से यह लाभ है, इसमें एडजस्टेबल नट के द्वारा शीघ्रता से सेटिंग किया जा सकता है। फर्म ज्वाइंट कैलिपर को सेट करने के लिए लकड़ी की सतह पर हल्की चोट दी जाती है, यह बात भी याद रखिएगा। यानी कि जो आपका फर्म जोड़ कैलिपर है उसको सेट करना है तो कहाँ पर ले जाएंगे, लकड़ी की सतह पर हल्की चोट कर दी जाती है। यह हमारा कौन सा था, कैलिपर था। अब देखते हैं, अब अगला हमारा यह हमारा कौन से कैलिपर को देखा हमने, आउटसाइड कैलिपर को देख लिया, इनसाइड कैलिपर को देख लिया। अब देखते हैं हमारा जेनी कैलिपर। सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा आप, जेनी कैलिपर के अन्य नाम जो होते हैं, आर्ड लेग कैलिपर के नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन से कैलिपर, आर्ड लेग कैलिपर, इसे हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, इसे पॉइंट कैलिपर के भी नाम से जाना जाता है। आर्ड लेग कैलिपर हो गया, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो गया, पॉइंट कैलिपर हो गया। अब देखिए जेनी कैलिपर के एक पैर को एडजस्टेबल डिवाइडर नोक होती है तथा दूसरा पैर अंदर की ओर मुड़ा होता है। इसकी बनावट के बारे में अगर हम कह सकते हैं तो इसकी जो एक पैर में एडजस्टेबल डिवाइडर नोक की तरह होगी, यानी कि हमारा एक पैर बिल्कुल सीधा होगा और दूसरा वाला क्या होगा, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है अंदर की तरफ। वो अभी यह विभिन्न मापों में मिलते हैं, 150 mm, 200 mm, 250 mm और 300 mm। जेनी कैलिपर का उपयोग कहाँ किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आंतरिक तथा बाहरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए, गोल छड़ का केंद्र ज्ञात करने के लिए। एक कैलिपर जो होते हैं मुड़े हुए पैर के हील के साथ मिलते हैं। यानी कि जेनी कैलिपर का जो उपयोग है मुख्यतः 3 उपयोग है, आंतरिक तथा बाहरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचना, गोल छड़ का
केंद्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। एक कैलिपर मुड़े हुए पैर के हील के साथ मिलते हैं। यहाँ पर देखिए जो चित्र दिखाया गया है यही आपका जैनिक कैलिपर है। कौन सा कैलिपर है? जैनिक कैलिपर है। यहाँ पर देखने से चित्र में बिल्कुल क्लियर होगा, एक पॉइंट बिल्कुल सीधी तथा दूसरी क्या है, अंदर की तरफ मुड़ी होती है। यहाँ पर इसके उपयोग को दिखाया गया, किस प्रकार से हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए मुड़े हुए पैरों को जैनिक कैलिपर आंतरिक किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। हील वाले जैनिक कैलिपर का उपयोग बाहरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाता है। यह बात याद रखिएगा, जो हील वाला टाइप जैनिक कैलिपर है जो कि चित्र नंबर 2B में अभी हम दिखा रहे हैं, बाहरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जाएगा। यानी कि हील टाइप वाले का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? यहाँ पर देखिए बाहरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए किया जा रहा है। यह बात आप याद रखिएगा, हील टाइप का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी कि मुड़ा हुआ पैर वाला। यहाँ पर देखिए चित्र 2A में जो दिखाया गया है, एक मिनट हम आइए आपको दिखा देते हैं। यह चित्र 1 हो गया। देखिए इस चित्र से बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। देखिए यह 2A है, यह 2B है। ठीक, 2A 2B में अंतर इतना ही है कि मुड़ा हुआ कैलिपर के साथ रेखा जो खींच रहे हैं वह किसके साथ खींच रहे हैं? आंतरिक सतह के साथ खींच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखी हुई आंतरिक किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए। और हील टाइप का उपयोग कहाँ किया जा रहा है? बाहरी किनारों के साथ समानांतर रेखा खींचने के लिए। दोनों बातें आपको याद रखनी है। अब आगे हम बढ़ते हैं, यानी कि आप सीधे याद रखिएगा हील वाले का उपयोग कहाँ होगा। देखिए यहाँ पर इसके अन्य नाम लिखे हुए हैं, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग तथा पॉइंट कैलिपर, आर्ड लेग कैलिपर। इसके अन्य नाम जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपको जरूर याद रखना चाहिए। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, लेग या पॉइंट कैलिपर, आर्ड लेग कैलिपर। यहाँ पर देखिए उससे किस प्रकार से सेंटर को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। यह हमारा क्या था? कैलिपर था। अब कल की क्लासों में हम मार्किंग पंचेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आज के जो महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने कवर कर चुका है। आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें तथा अपने नोट्स को बनाएं। और एक बात आप कंठस्थ कर लें कि आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम तथा ITI फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के जो CBT के प्रश्न बनते हैं इसी बुक से 100% बनते हैं। और आपके कंपटीशन के भी लगभग 80% प्रश्न यहीं से ही पूछे जाते हैं।